लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, हमने थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की थी, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ते हैं आज, ठीक है, वो भी हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ही पार्ट है। सुनना ध्यान से सारे पॉइंट्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने कुछ लिखा था, सिर्फ लेक्चर सुना था, वो लेक्चर मैंने अभी YouTube पे डाल दिया है। अब सुनो, जो आपका लाइफ प्रोसेस टॉपिक है उसमें हमने स्टार्टिंग फर्स्ट डे न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, हमने कुछ बात की थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज हम एक नया टॉपिक उठाते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। क्या? जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, हाँ, एनीवन जस्ट टेल मी अबाउट व्हाट इज रेस्पिरेशन, जस्ट रेज योर हैंड। एक ही बच्चा बोलेगा, हाँ बोलो बेटा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड गेटिंग एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड गेटिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनीवन एल्स? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। खड़े हो, हाँ बोलो। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। In the presence of oxygen, breaking down of food is called respiration. Anyone else? What is respiration? हाँ, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। releasing of energy, वो तो उसने बताया, ठीक है, सेम। और कुछ? हाँ, तुमने सब मिक्स कर दिया, ठीक है। सेल के अंदर, अच्छा, जैसे अभी हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, आराम से एयर अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है, क्या उसको रेस्पिरेशन नहीं कहते? तो वहां कहां फूड ब्रेक हो रहा है? वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, तो क्या उसको रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं हम? बोलो बच्चों, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? हमने ऑक्सीजन एंटर कराई बॉडी के अंदर, CO2 बाहर निकली, इनहेलेशन हुआ, एक्सहेलेशन हुआ, इंस्पायरेशन हुआ, एक्सपायरेशन हुआ, क्या उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। तो इसी टाइप से और कौन कौन से रेस्पिरेशन हैं और कैसे कैसे आप रेस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हो? देखो बच्चों, एक तो ये होता है कि बच्चों आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज ब्ला 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 ब्ला, हमने लिखा और रट लिया। एक ये तरीका है कि हमें पहले समझना है, अपने ब्रेन के अंदर जाना है कि हमें कितना आता है, उसके बाद हमें आगे की चीजें डिस्कस करनी है। क्लियर ये पॉइंट? हाँ, एनीवन एल्स हु विल डिफाइन रेस्पिरेशन? हाँ बेटा बोलो। ओके, एरोबिक एंड एनारोबिक। सुनो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी फूड का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हाँ, और कुछ रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बताएगा? Anyone else? बैठो, सुनो ध्यान से, सारे पॉइंट सुनना ध्यान से, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स टेक एयर इनसाइड, यस और नो? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? इनहेलेशन। सबको पता है ये बात? यस और नो? एवरीवन? ओके, सुनो ध्यान से। हमने ऑक्सीजन अंदर ली, फिर ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद लंग्स तक पहुंचती है ऑक्सीजन, फिर लंग्स से बाहर क्या आती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब सुनना ध्यान से, लंग्स तक CO2 कहां से आई थी? लंग्स तक CO2 कहां से आई थी? अभी एक बच्ची ने बोला था ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल। ध्यान से देखो, फूड मतलब क्या?
चलो सिंपली हम बोल सकते हैं क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराया। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए ब्रेकडाउन के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो। जस्ट अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का, क्या रिलीज होता है, साथ में क्या रिलीज होता है, साथ में क्या रिलीज होता है, हम ये वर्ड लिखना भूल जाते हैं, नहीं भूलना है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है भी, कहीं कहीं पर प्रेजेंस नहीं भी होती है। अगर ऑक्सीजन होती है तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है, ऑक्सीजन नहीं होती है तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है, बट ब्रेकडाउन तो होता है, यस और नो। अभी हमने इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन टर्म दिया था, यस और नो। एक बच्चे ने इस प्रोसेस को भी रेस्पिरेशन टर्म दिया, यस और नो। क्लियर दिस पॉइंट। अब सुनो, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लंग्स में पहुंची, लंग्स में ब्लड CO2 लेकर आता है। क्या लेकर आता है, CO2। कौन लेकर आता है, ब्लड। कौन लेकर आता है, ब्लड से CO2 ट्रांसफर होती है लंग्स में। किस में, लंग्स से क्या ट्रांसफर होगा ब्लड में, ऑक्सीजन। क्या ट्रांसफर होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। लंग्स हैं, लंग्स में कौन पहुंचा, ब्लड, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। अब ब्लड कैपिलरीज में CO2 है, जब ब्लड में CO2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछता है बच्चों व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम बोलते हैं ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड, गलत है। ब्लड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस अमाउंट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, that is called oxygenated. Blood which contain more amount of CO2 and less amount of oxygen, that is called deoxygenated. Means blood में दोनों चीजें होती हैं। ज्यादा ऑक्सीजन है तो ब्लड कैसा होगा, ज्यादा CO2 है तो ब्लड कैसा होगा। अब हमारे पूरे बॉडी से ब्लड क्या कलेक्ट करता है, करेगा कलेक्ट। ये CO2 ब्लड कहां लेकर जाएगा, लंग्स में। कहां लेकर जाएगा, लंग्स में क्या पहुंचा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है, ब्लड में कम है। ब्लड में CO2 ज्यादा है, लंग्स में CO2 कम है। CO2 will move from high concentration to, ऑक्सीजन will move from high concentration to, ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन कहां थी, लंग्स में। कम कंसंट्रेशन कहां थी, मूव कर जाएगा। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा कहां थी, कम कहां थी, CO2 मूव कर जाएगा, यस और नो। मींस लंग्स और ब्लड के लेवल पर CO2 और ऑक्सीजन क्या हुआ, एक्सचेंज, डिफ्यूजन। क्या हुआ, एक्सचेंज, यस और नो। अब जब वो ब्लड ऑक्सीजन ले लेगा, वो ब्लड ऑक्सीजन लेकर बॉडी की हर सेल के पास जाएगा, उस सेल को क्या दे देगा वो, और सेल से क्या ले लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। मीन्स सुनना ध्यान से, जब हम बात कर रहे हैं लंग्स से ब्लड कहां जा रहा है, सेल्स में, और सेल से ब्लड वापस कहां आ रहा है, यस और नो। लंग्स से वो क्या लेकर जा रहा है, और सेल से वो क्या लेकर आ रहा है। इस प्रोसेस को भी हम नाम देते हैं क्या, समझ में आ रही है मेरी बात।
तो कितने रेस्पिरेशन हो गए? यस और नो? पहला रेस्पिरेशन किसको डिफाइन करता है? सेकेंड रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग ऑफ, और थर्ड रेस्पिरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, सुनना ध्यान से, प्लांट्स में ब्लड होता है कि नहीं होता है? हाँ बेटा बोलो। ब्लड में CO2 कैसे आया? ब्लड में CO2 सेल से आया। सेल में CO2 कहाँ से आया? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, सेल में क्या बना, और सेल को ऑक्सीजन किसने दिया? समझ में आई मेरी बात? यही एक्सचेंज चलता रहता है। ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, सेल्स को प्रोवाइड करता है, सेल से CO2 लेता है, लंग्स को प्रोवाइड करता है। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी सिंगल से सिंगल, कोई भी माइनर टू माइनर डिसीज होती है तो उसमें हम क्या चेक कराते हैं? एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ब्लड। इसीलिए हमारा ब्लड, हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे सुनो, ये भी रेस्पिरेशन है, ये भी रेस्पिरेशन है, ये भी रेस्पिरेशन है। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो क्या प्लांट्स हमारी तरह इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं क्या? क्या प्लांट्स में लंग्स होते हैं क्या? नहीं होते। यस और नो? क्या प्लांट के अंदर ब्लड होता है क्या? कोई देखा हो प्लांट कट किया हो, ब्लड निकल रहा हो, तो लोग फिर प्लांट से ही ब्लड लेना स्टार्ट कर दें। ट्यूब लगाई, होता है क्या? नहीं होता। जब प्लांट्स में लंग्स नहीं है तो ये रेस्पिरेशन होगा क्या? नहीं होगा। जब प्लांट्स में ब्लड नहीं है तो क्या ये रेस्पिरेशन होगा क्या? बट प्लांट्स के अंदर क्या है? मतलब सेल्स के अंदर ये प्रोसेस तो होगी। यस और नो? तो प्लांट्स में 3 टाइप के रेस्पिरेशन में से सिर्फ कितना रेस्पिरेशन होता है? 1 टाइप। वो भी कौन सा? ग्लूकोज का। कहां पर? सेल के अंदर। वो रेस्पिरेशन जहां पर ग्लूकोज का या फूड का ब्रेकडाउन होता है बच्चों, वो रेस्पिरेशन कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? तो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेस्पिरेशन होता है? जब हम बात करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? और जब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एंड सेल्स, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है? एक्सटर्नल। प्लांट्स ओनली एंड ओनली रिप्रेजेंट। अब समझ में आया रेस्पिरेशन क्या होता है? क्लियर दिस पॉइंट? याद रहेगा। रेस्पिरेशन पढ़ने में अभी हमें 15 दिन लगेंगे, जब हम उस पर पहुंचेंगे तब तक ये पॉइंट्स याद रखना। अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, बट उस टाइम पे पूछूंगा, तो जो बच्चे सो रहे हैं ना उनको मैं जगा दूंगा उस दिन। क्लियर ये पॉइंट? हाँ, अंडरस्टूड? ओके, चलो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हमारे एटमॉस्फेयर की एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। तो जब हम एयर लेते हैं तो क्या सिर्फ हम बोल देते हैं एयर को ऑक्सीजन ही अंदर आनी चाहिए? CO2 भी आती होगी, नाइट्रोजन भी आती होगी। यस और नो? तो उस नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में क्या होता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? What about the nitrogen which present in atmosphere air? उसका होगा क्या? हमारी बॉडी में जाकर नाइट्रोजन क्या करेगी? ब्रेकडाउन ऑफ बोलो बोलो जल्दी बोलो। नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है भी और जरूरी नहीं भी है।
हीमोग्लोबिन के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स या प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है, तो वो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। बट हमारी बॉडी में जो एयर जाती है उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका होता क्या होगा, कहाँ जाती होगी वो? सिंपली सोचो, हमने एयर ली, उस एयर में 78% नाइट्रोजन है। वो 78% नाइट्रोजन जो ब्लड में एयर है उसमें भी तो उतनी ही होगी, यस और नो? होगी कि नहीं होगी? ब्लड में जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है, उसके अलावा नाइट्रोजन होगी कि नहीं होगी? जब बॉडी हमारे नाइट्रोजन को यूज नहीं कर रही है तो ब्लड की नाइट्रोजन और लंग्स की नाइट्रोजन बराबर होगी, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? जब दोनों तरफ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सेम है तो क्या नाइट्रोजन का एक्सचेंज होगा? क्या वापस आ जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो नाइट्रोजन डू नॉट प्ले एनी रोल ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन का अमाउंट 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो अगर नाइट्रोजन का एक्सचेंज होता तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को रोक देते, खुद पास हो जाते। लेकिन यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी 100 हैं। ये बोलते तुम क्या करोगे अंदर आके, हमें यूज नहीं हो पा रहे हैं, तो वापस चले जाते। मीन्स एक्सचेंज होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन कैसी है? ऑक्सीजन और CO2 का चेंज क्यों हो रहा था? क्योंकि बाहर लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा थी, ब्लड में कम थी। ब्लड में CO2 यहां पर, इसलिए एक्सचेंज हो रहा था। डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन टू, जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है तो डिफ्यूजन। क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? चलो, ये बात हुई रेस्पिरेशन की। अंडरस्टूड? ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर। चलो अब हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो ये एक रूम है, यहां पर हम 3 गैसेस को फिल करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन कौन सी गैस? एक गैस का नाम सुना है N2O, लाफिंग गैस। अगर वो छोड़ दी जाए तुम लोग जरूरत नहीं है उसकी वैसे, ठीक है? हाँ, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब इन तीनों गैसेस का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे? बोलो, एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड्स। एक रूम में 3 गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। What will be the effect of these gases on our body if all the gases have same amount of concentration? अरे रखते जाओ, raise your hands। हाँ बेटा बोलो। तो हम उसको बाहर कैसे रोकेंगे? रुक जाओ, नो एंट्री। तो तुम ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करोगे सिर्फ अकेला? छन्नी लगाओगे मुंह पे? जैन साहब बोलो। हाँ अनुष्का, हम शुरू जब पढ़ने आते हैं बड़े जोश में होते हैं, 3-4 क्लासेस होती हैं, सब जोश ठंडा, कुछ आते ही नहीं है। हाँ प्रतीक्षा, एनीवन, बॉयज? हाँ सिकेशियंस, कुछ तो बोलो। अरे तुक्का मारो ना, गलत ही तो होगा और क्या होगा? क्या 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 प्रॉब्लम होगी? वही तो पूछ रहा हूँ। सही जा रहे हो बट क्या प्रॉब्लम होगी? ट्राई तो करो, गलत होगा ना। हाँ बेटा बोलो। एटमॉस्फेयर में तीनों गैसेस की कंसंट्रेशन सेम है, हम अपने ना कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। मैं उन
तीनों गैसेस की एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। हाँ, और कोई? हाँ बेटा बोल। बॉडी सर्वाइव नहीं करता। तुम मार डालो। एनीवन एल्स? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्यों क्वेश्चन मैंने पूछा है? अच्छा चलो बैठो, अब तुमको मैं ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता हूँ सिंपल फॉर्म में, सुनना ध्यान से। जैसे कभी किसी घर में फायर वगैरह लग जाती है तो हम सुनते हैं ना कि किसी के दम घुटने से किसी की डेथ हो गई, ऐसा कुछ सुनते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह में। तो वहाँ दम घुटने से डेथ क्यों होती है? चलो इसका आंसर, अरे रुक तो जाओ। अब मैंने बोला जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, जस्ट रेज योर हैंड्स, जिसको पता है आंसर। हाँ बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा? क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उससे होगा क्या? पहुंचो पहुंचो, वहां तक पहुंचो। मैं क्या चाह रहा हूँ? डिफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, डिफ्यूजन तो होगा। हाँ, अपना ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। तो वैसे भी होता है। हाँ, फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो हम ऐसे सांस लेने लगेंगे। और क्या होगा इससे ज़्यादा? डेथ क्यों होती है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? क्यों? लंग्स ब्लॉक कर देगी? नहीं, कुछ और रीजन। सोचो सोचो, थोड़ा सा जाओ। हाँ, ब्लड का ट्रांसफर लंग्स में, थोड़ा अंदर तक पहुंचो, ब्लड के अंदर तक जाओ। केमिकल ऑक्सीजन से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा ऑक्सीजन ट्रांसफर? क्योंकि सर CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। हाँ देखो देखो, मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही जा रहे हो। सुनो सुनो सुनो, बैठो। हमारे बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसफर होता है। यस सर। कौन करता है ट्रांसफर? अरे ब्लड का कौन सा पार्ट? आरबीसी। आरबीसी के अंदर कौन सा पार्ट? हीमोग्लोबिन। कौन सा पार्ट? हीमोग्लोबिन के पास 3 ऑप्शन है। ऑक्सीजन के पास जाना है कि ये ऑप्शन हीमोग्लोबिन के पास नहीं है। हीमोग्लोबिन के पास तो ये कंडीशन है कि हम किससे कंबाइंड हो। ऑप्शन तीनों किसके पास हैं? तीनों गैसेस के पास। समझ में आ रही है मेरी बात? एक है रोसेनवोल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, जो 250 टाइम्स ज़्यादा फास्ट स्पीड से हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जितना भी है CO से कंबाइंड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइंड हो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन से कंबाइंड हो ही नहीं पाएगा। जब वो कंबाइंड नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन अंदर, एंड विदाउट रेस्पिरेशन वी कांट लिव फॉर अ स्मॉल सेकेंड ऑल्सो। समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए जहां पर भी फायर लगती है, धुआं निकलता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से डेथ होती है। रीजन बिहाइंड? हाँ, जैसे ही आग लगी तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है कुछ टाइम तक तो काम करेगी ना। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे जैसे उसका कॉम्पिटिटर बढ़ेगा, कॉम्पिटिटर क्या बढ़ रहा है? वो फास्टली कंबाइंड होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हीमोग्लोबिन बचेगा ही नहीं किससे कंबाइंड होने के लिए? ऑक्सीजन से। तब उस पर्सन की डेथ होगी। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? तो अगर किसी रूम में 3 गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो हु विल कंबाइन फर्स्ट? सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड इज, बेचारी ऑक्सीजन क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स कैपेसिटी ज़्यादा होती है CO2 के कंबाइंड होने की, और 250 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसके कंबाइंड होने की? समझ में आई मेरी बात? तो विदाउट फूड वी कैन लिव। मोबाइल चाहिए, हमने फूड छोड़ दिया खाना। विदाउट रेस्पिरेशन वी कांट लिव। क्लियर ये पॉइंट? जो मर्डरर होते हैं ना,
जो चाकू मारते हैं, उनको पता होता है कि इंसान कैसे मरेगा। जब वो चाकू मारते हैं ना पेट में, ट्राई मत करना, सुनो बस, इमेजिन करो बस, इमेजिन। जब वो चाकू मारते हैं ना पेट में, फिर वो चाकू बाहर निकालते हैं, फिर मारते हैं, फिर घुमाते हैं ऐसे, देखा है? क्यों घुमाते हैं? क्यों घुमाते हैं? क्यों घुमाते हैं? वो तो जब चाकू मारोगे, नाइफ लगाओगे, तो ब्लड वेसल तो अपने आप कट होंगी। हाँ बोलो। ज्यादा ब्लड लॉस होगा, थोड़ा हो जाएगा, ज़्यादा और क्या होगा? 6 लीटर ब्लड है। हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? अभी मैंने बोला तो सुन लिया, ठीक है। 4 to 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। डिपेंड करता है वो ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, डाइटिशियन तो नहीं है, डाइटिंग तो नहीं कर रहा है, डिपेंड करता है, ठीक है। 4 to 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। तो आधे लीटर की जगह 1 लीटर निकल जाएगा और क्या होगा? 5 लीटर तो अभी भी है। और जब वो हम घुमाते हैं ना बड़े प्यार से, तो डेथ जल्दी होती है। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। अभी तुम लोगों को लग रहा है ना कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछे गए हैं, है नहीं? हाँ, और ऐसे ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो। अब ये तुम्हारे ब्रेन में बैठ गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से फास्ट कंबाइंड होता है, तो अब वो उस पर डिपेंड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, हम यही आंसर लिख कर आएंगे और वो सही भी होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर नहीं भी करना होगा उसको, तो उसको पता है, एग्जामिनर को, बच्चे को नॉलेज है, वो सही करेंगे आपके आंसर को, अगर वो थोड़ा बहुत भी वहाँ से रिलेटेड होगा। पता पड़ा क्वेश्चन आया पॉल्यूशन का, हमने लिखा ये आंसर, वहाँ पर भी सही होगा, वहाँ पर भी सही होगा, बट नंबर कम मिलेंगे। अगर रेस्पिरेशन से आया है तो 100% मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई मेरी बात? सुनो ध्यान से। ह्यूमन बीइंग्स में जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स के नीचे एक मसल होती है। हाँ, तो अभी तक कहाँ थे बेटा तुम लोग? डायाफ्राम। डायाफ्राम एक ऐसी मसल है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, उसके बिना लंग्स का मूवमेंट ही, तो जब ये ब्रेक हुई तो लंग्स काम करना, सडन डेथ। मर्डरर को पता होता है, उनने साइंस पढ़ रखी होती बेटा। वो सीख जाते मूवी देखते देखते। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। कितना इंटरेस्ट बन रहा है ना मर्डर की बात सुन के। मतलब हम साइंस सीखे ना सीखे, हम एक अच्छे मर्डर कर सकते हैं, एक अच्छा मर्डर कर सकते हैं। यस और नो? गुड। चलो अच्छा, अब सुनो, अब एक काम की बात और। जब कोई अपने आप को हैंग करता है, अब अपने ऊपर बात आ गई। सुनो 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 सुनो, जब कोई अपने सुनो सुनो सुनो, अरे एक अच्छी बात सुनो, हम बात करते हैं। जब कोई पर्सन अपने आप को हैंग करता है, तो आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह में वो बोलते हैं हैंग टिल डेथ। क्यों बोलते हैं ऐसा? जब मेरी बात सुनो, जब ये फांसी वगैरह होती थी ना पहले टाइम पर, तो जब स्टार्टिंग हुई थी इस चीज़ की, तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया इस पर्सन को हैंग कर दो। अब उसको हैंग कर दिया और वो उसके बाद भी जिंदा रहा,
और फिर कोर्ट को उसको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था सिर्फ जस्ट क्या करना है, हैंग करना है। और किस्मत उसकी अच्छी थी, बच गया वो। फिर तब से रूल बन गया हैंग टिल डेथ, जब तक ना मर जाए। अच्छा, जब कोई पर्सन हैंग होता है तो उसकी डेथ क्यों होती है? अरे रुक तो जा, तुम तो ऑक्सीजन के पीछे पड़ गए हो। ऑक्सीजन ठीक है, जो भी है, जैसा भी जो भी तुम्हें बोल रहा हो, उस पर्सन की डेथ के रीजंस क्या होते हैं? जस्ट सोच समझ के जवाब दो। जस्ट रेज योर हैंड्स। अरे जस्ट रेज योर हैंड्स। जब हम किसी पर्सन को हैंग करते हैं या कोई पर्सन अपने आप सुसाइड करने जा रहा होता है तो उसकी डेथ होने का रीजन क्या होता है? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। हाँ बोलो। सर उसकी नेक ब्रेक हो जाती है। नेक ब्रेक हो जाती है। नेक के अंदर का पार्ट ब्रेक होता होगा ना बेटा? हाँ। नर्व से ब्लड ट्रांसफर नहीं होता, आर्टरी और वेन से ब्लड ट्रांसफर होता है। सर वेन होती है जिसमें नहीं। और कोई रीजन? हाँ, ब्लॉकेज ऑफ विंड पाइप। फर्स्ट आंसर, ब्लॉकेज ऑफ विंड पाइप। जो हमारा विंड पाइप होता है ना, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, वो ओपन होता है। जैसे ही कोई पर्सन हैंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही वो बंद होगा एयर अंदर जाना, ठीक है ना। और दूसरा रीजन इसके अलावा, कोई और रीजन दूसरा? बॉडी पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है लटकने पे। तुम कभी जिम में नहीं जाते हो क्या? बहुत प्रेशर पड़ेगा लटकने। और कुछ रीजन? देखो सुनो, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना हमारी पीछे की, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें जो हमारी फर्स्ट 2 सबसे ऊपर वाली बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा जिनको हम कहते हैं, सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा होती हैं, उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देखो, एक जो सबसे ऊपर वर्टिब्रा होती है दैट इज कॉल्ड एटलस। एटलस क्या कहलाती है? जो सेकंड वर्टिब्रा होती है उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकला होता है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही हम हैंग करते हैं ना किसी पर्सन को, या वो खुद हैंग होता है, तो रस्सी यहां बांधते हैं, यस और नो? ये पार्ट ब्रेक होता है, ठीक है। सुनो तो, ये पार्ट ब्रेक हुआ, ये पार्ट हमारे ब्रेन को जाकर हिट करता है। किसको? और ब्रेन का जो पार्ट हिट होता है ना, वो पार्ट होता है जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो विंड पाइप चौक होने से पहले, ब्लॉक होने से पहले, अगर ये ब्रेक हुआ और टकराया ऐसे जाके, तो वो पार्ट डैमेज होगा ब्रेन का, और ब्रेन का पार्ट डैमेज होगा तो रेस्पिरेशन ब्लॉक। समझ में आई मेरी बात? दैट इज द रीजन। ऐसे ही होता है जब स्नेक बाइट करते हैं। जब स्नेक बाइट करता है ना, तो 2 टाइप से डेथ होती है। एक, या तो वो पॉइजन ब्लड में फैल जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, या फिर वो पॉइजन हमारे ब्रेन पर जाकर उस पार्ट को जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। 2 टाइप के पॉइजन होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो ब्रेन पर अटैक करता है, जो हीमोटॉक्सिक होता है वो ब्लड पर अटैक करता है। क्लियर? ये पॉइंट याद रहेंगी ये सारी चीजें। कुछ टर्म्स लिखो, मैं बोल रहा हूं, ये लिख कर लाना। हाँ,
लिखो फर्स्ट टर्म लिखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बच्चों परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को हर एक चीज लिखाऊंगा, सारे पॉइंट्स लिखेंगे। अभी सिर्फ हम डेमो क्लासेस की वजह से जस्ट पढ़ रहे हैं, सारे नोट्स आपके पास होंगे, सारे पॉइंट्स आपके पास होंगे, ठीक है ना। ये जरूर सर्च करके लिख कर लाना है, रफ पे भी लिखोगे चलेगा। अरे बेटा मैं तो सब बता दूंगा, तुम्हें याद भी तो रखना है सब। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड लिखो इंटरनल रेस्पिरेशन, सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन, थर्ड इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, थर्ड इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक चीज और सर्च करके आना, what compound will be formed, what compound will be formed when oxygen, CO2 and CO will combine with hemoglobin and CO, carbon monoxide, will combine with hemoglobin। जब ऑक्सीजन कंबाइंड होगी हीमोग्लोबिन से तब क्या बनेगा, जब CO2 कंबाइंड होगा तब क्या बनेगा, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड होगा तब कौन सा केमिकल बनेगा। क्लियर ये पॉइंट? ओके। अब जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, सुनना ध्यान से, ह्यूमन बॉडी में, सुनो ध्यान से सुनो, ह्यूमन बॉडी में अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल की बॉडी में आयरन का अमाउंट, हीमोग्लोबिन का अमाउंट, आरबीसी एंड ब्लड, क्या क्या बोला मैंने, आयरन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी एंड ब्लड, इन चारों चीजों का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू, और इन चारों का अमाउंट ज्यादा होने का, या जो लास्ट के 3 मैंने नाम बोले आपको, हीमोग्लोबिन, आरबीसी और ब्लड का अमाउंट ज्यादा होने का रीजन ये है कि उनमें आयरन ज्यादा होता है। समझ में आई मेरी बात? फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है 10 to 12 ग्राम परसेंट, 10 to 12 ग्राम परसेंट। मेल में कंसंट्रेशन होती है 14 to 16 ग्राम परसेंट। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 10 से कम होता है, किससे कम होता है, 10 से, तो दैट पर्सन इज सेड टू बी एनीमिक, और वो डिसीज कहलाती है एनीमिया। और गर्ल्स में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ही उनको बहुत जल्दी चक्कर वगैरह आने लगते हैं अगर उन्हें धूप में खड़ा कर दिया जाए तो। दैट डिपेंड्स, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हमारे क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेड बॉडी को देखा था कटते टाइम, वो वहीं वॉमिट कर दिए थे, बॉयज। मैं कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये कोचिंग हॉस्पिटल नहीं है, सुनो ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड को भी नहीं देख पाते हैं, ब्लड देखते ही वहीं चक्कर खा के नीचे, ठीक है ना। तो कंडीशन सबके साथ सेम है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, बट हाँ हमारे बॉडी में एटलीस्ट 10 ग्राम परसेंट से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, सो दैट अगर कभी भी कोई मेजर इंजरी होती है तो उससे हम फाइट कर सकें। समझ में आई मेरी बात? कभी किसी वजह से ब्लड लॉस हुआ तो एटलीस्ट हमारे अंदर इतना हीमोग्लोबिन हो कि वो उसको बेयर कर सके।
इसीलिए टाइम टू टाइम फूड प्रॉपर, डाइट प्रॉपर, फ्रूट्स प्रॉपर, ड्राई फ्रूट्स प्रॉपर लेते रहना चाहिए, तभी पढ़ाई होगी। Everything, every mineral, every vitamin is required for the functioning of our organs. ब्रेन का शेप देखा है ना, अखरोट का शेप देखा है ना, दैट्स वाई नट्स आर यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। किडनी का शेप देखा है ना, बीन्स का शेप देखा है ना, दैट्स वाई दे आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ किडनीज। समझ में आई मेरी बात, जो हम नहीं खाते, ठीक है ना। हाँ, एवरीथिंग यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट। अभी नहीं तो 40-45 क्रॉस करोगे ना, तब समझ में आएगा। अभी तो यंग जनरेशन है तो सब चलता है। जब हम पेरेंट्स के साथ सीढ़ी चढ़कर आते हैं ना ये वाली, तो उनकी सांस देखना कैसे चलती है, रेस्पिरेटरी रेट, हाँ ऐसे ही। तो वो तो ठीक है, पुराने टाइम के हैं, हमारा क्या होगा सोचो, ठीक है ना। तो जस्ट टेक हेल्दी फूड। ये नहीं मतलब है कि हम जंक फूड खाना बंद कर दें, उनका क्या होगा जो जंक फूड बेचते हैं बेचारे, ठीक है। बट हाँ, अटेंटिव होना चाहिए अपनी डाइट को लेकर। पता पड़ा हमें सर कभी खाते हुए मिल गए, सर मना किया था आपने। एवरीथिंग यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट, जो होना है सो होना ही है, ठीक है ना। बट हाँ, इन अ लिमिटेड अमाउंट। पता पड़ा रोज मोमोज के ठेले पे खड़े हैं हम लोग, रोज पानी की टिक्की पी रहे हैं, कहीं पर भी खड़े हो गए, कहीं पर मतलब कहीं पर भी। अब वो टिक्की कैसे बना रहा है, कौन कौन से टेस्ट मिला रहा है, वी डोंट नो, बट वी आर एंजॉयिंग। सबको अपने अपने टिक्की वाले की याद आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है, सुनो तो काम की बात सुनो। हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है, सोचो आप कि जैसे आप घर में एंटर हुए, ठीक है, अब आपको सिर्फ स्मेल आई किसी अपने फेवरेट फूड की, यस और नो? आपको सिर्फ स्मेल मिली, वो स्मेल नोज के थ्रू गई, आपने देखा नहीं अभी तक, आप पूरा इमेजिन कर लोगे, आपके मुंह में पानी आना भी स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? होता है ना। या फिर अगर हमने किसी फूड को सिर्फ देखा और वो हमारा फेवरेट फूड है, तो मुंह में पानी आने लगेगा, स्मेल विस्मेल सब फील होने लगती है। आप सोचो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। देखा है आईज ने, फील कौन कर रहा है, टंग, नोज। मीन्स हमारे बॉडी में ब्रेन ऐसी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है जहां पर सारे सेंसरी ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं। समझ में आई मेरी बात? हाँ, दैट्स वाई वी से कि ब्रेन इज अ कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% ब्रेन की स्टडी हुई है, जो हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, क्योंकि ब्रेन सबसे पहला ऑर्गन होता है जो डेड हो जाता है आफ्टर दी डेथ। तो उसके लिविंग कंडीशन में उसको स्टडी करना हमारे लिए उतना ही टफ टास्क है। समझ में आ रही है मेरी बात? करने वाले सब कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।